हेलो ज़ारा, थैंक यू हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। तो हम ये सर्वाइवर टेस्टिमोनियल के कुछ एपिसोड्स कवर करना चाहते हैं, जिसके रिगार्डिंग हम आज आपसे बात करना चाहते हैं। आपका जो जर्नी रहा है, एक वक़्त पे आपने भी एक तरह का हिंसा जिया है अपनी लाइफ में। तो उसी जर्नी के बारे में, उस एक्सपीरियंस के बारे में, वो पूरा जो आपका एक सफ़र था टुवर्ड्स फ्रीडम, उसके बारे में हमने आपसे बात करना है। तो क्या हम शुरू करें? कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। क्या आप अपने बारे में कुछ साझा करना चाहेंगी, जितना आपको कंफर्टेबल हो? हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि मैं एक ऐसे स्टेट से आई थी जो बिल्कुल अलग था और मैं अलग स्टेट में आई हूँ क्योंकि मैं गुजरात से बिलॉन्ग करती थी। मेरी लैंग्वेज भी गुजराती, हिंदी वो सब जानती थी। फिर मेरा स्टेट लव मैरिज हुई मेरी तो चेंज हो गया। तो मैं यूपी साइड आ गई तो वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज थी ये वगैरह तो ये थोड़ा-सा हुआ। तो लव मैरिज में ये हुआ कि मैंने बहुत स्ट्रगल करा है। मैंने एक बार थप्पड़ लगने पर ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक थप्पड़ है तो इससे रिश्ता थोड़ी बिगड़ता है। ये सोचने के बाद मैंने थोड़ा और वायलेंस सहा, मैंने और ऊपर से थोड़ा-सा वायलेंस सहा। मैंने फिर भी ये सोचा कोई बात नहीं, इतने में तो रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। ये तो कोई नॉर्मल ही बात है, हमें भी तो गुस्सा आता है, हम भी तो किसी को एक थप्पड़ लगा देते हैं। तो ये सोचने के बाद जिस सामने वाले की हिम्मत थी, वो और ज़्यादा बढ़ती गई। उसने एक थप्पड़ की जगह और हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद और आगे हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया। तो उसकी हिंसा इतनी बढ़ गई कि ऐसे हो गया कि ना इधर जाना हो रहा है, ना उधर जाना हो रहा है। बस ऐसे लग रहा है कि बस दुनिया यही एक गुलामी की तरह है, बस उनके गुलाम बन के रहो, वो जो कहे वो करते रहो और अगर नहीं करे तो मार पिटाई सब हो उनकी, बस यही था। तो एक हिम्मत नहीं जुट पा रही थी क्योंकि मेरा 2 साल का एक बेबी भी था। तो ये सारी हिम्मत जुटाने में बहुत ही मेरी बहन का सपोर्ट रहा है क्योंकि ये था कि मैं पूरा स्टेट चेंज करके जो दूसरे स्टेट में आई थी तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मैं 2 साल में सब कुछ भूल चुकी थी। तो अचानक से पता ना थैंक गॉड मेरी सिस्टर का कॉल आता है कि कैसी है तू? तो मैंने बात करी उससे कि दीदी ऐसे नहीं, ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ है ये वगैरह। तो फिर मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने बोला कि तुम क्यों सह रही हो ये चीज़? यहाँ घर पर तो ये चीज़ नहीं सही तुमने, तो वहाँ कैसे सह रही हो तुम इतना? तुम निकलो इन चीज़ से बाहर। तो मैंने बोला नहीं समाज वाले क्या कहेंगे अगर मैं वहाँ से भी ऐसे आ गई, यहाँ से भी मैं ऐसे करूँगी तो समाज वाले मुझसे क्या कहेंगे? तो बोले समाज को क्या सोच रही है, इज़्ज़त क्या देख रही है, ये कोई चीज़ नहीं होती है। तू अपने लिए लड़, तू ऐसे नहीं रह सकती, तू अपने बच्चे का देख, तू अपना देख, ऐसे तो तू मर के नहीं जी सकती ना। तो उसने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया उस टाइम। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ? मुझे कुछ नहीं पता। उस टाइम मेरे पास छोटा-सा फ़ोन था। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ गूगल पर सर्च करती हूँ और देखती हूँ कौन से एनजीओज़ वगैरह हैं या कौन से तुझे हेल्प कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में मैं तुझे देख कर बताती हूँ। फिर वो मुझे छुपके-छुपके कॉल करती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये चीज़ की पता ना चले। तो मेरे हस्बैंड ने भी उस टाइम ऐसे कर रखा था कि मुझे बहुत मार-पिटाई कर रखी थी उस टाइम। तो उन्होंने फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं करवाया था। तो मैं चुपके से जो रेंट पर हम रह रहे थे उस रेंट वाले से फ़ोन लेकर मेरी बहन से मैं बात करती थी उस टाइम। और उन्होंने मुझे जैसे-जैसे गाइड किया वैसे-वैसे मैं करती गई। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि हम तुम्हें एक एनजीओ प्रोवाइड करवाएँगे जहाँ पे तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों रह सकोगे और फिर आगे तुम्हें जो भी करना है वो तुम्हारी मर्ज़ी से सब कुछ होगा। तो उस टाइम तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं, पर मैंने सोचा कि इस चक्रव्यूह से मैं निकलूँगी। क्योंकि मैं वहाँ से निकल कर यहाँ आई हूँ और ये लाइफ़ में मैं फँसना नहीं चाहती, ना मैं अपने बच्चे को फँसाना चाहती हूँ। तो उसके बाद मैंने थोड़ी-सी हिम्मत करके आगे बढ़ी हूँ। एक ऐसा जर्नी जहाँ पर आपने इतना कुछ देखा, इतना कुछ सहा और अपनी बहन के कहने पे आपने ये हिम्मत की कि आपने हेल्प लेने का सोचा कि मैं शायद इस
पूरे चक्रव्यूह से बाहर निकल सकती हूँ। तो बहुत एक हिम्मत लगती है इस चीज का डिसीजन लेने में कि मैं अपने घर को छोड़ के अब कहीं बाहर निकल रही हूँ, वो भी अपने एक छोटे बच्चे के साथ। हाँ। तो वो मदद लेने का फैसला कैसे किया? वो मदद लेने का फैसला ऐसा था कि बार बार ये सुनने को मिलता था, तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा, मार दूंगा, तो यहाँ से निकल के तो दिखा। ये सब बातें बहुत चुभती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिल पे बहुत चुभती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं ऐसे तो नहीं आई थी, मैं भी तो एक प्यार करके आई थी, कि प्यार के भरोसे आई थी कि आगे बढ़ेंगे, साथ रहेंगे। ये सब सुनने तो नहीं आई थी मैं कि तुझे मार दूंगा, गाड़ दूंगा, ये सब क्या है। तो मैंने ये सोचा कि मैं अब ये सब नहीं सहूंगी, क्योंकि बहुत हद से ज्यादा टॉर्चर हो चुका था। या तो मेरे पास तो ये था कि अगर सिस्टर की कॉल नहीं आती तो मैं ये सोचा करती थी या तो किसी ट्रक के सामने आ जाओ या कहीं मर जाओ। फिर ये थोड़ी देर बाद ये ख्याल आता कि मेरे बेटे का क्या होगा। मुझे ये भी सोचना होता था कि मेरे बच्चे का क्या होगा, वो भी तो ऐसा भविष्य सीखेगा और ऐसे ही बनेगा। तो फिर मैंने बोला नहीं, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो थैंक गॉड दीदी की कॉल आ गई और मैंने सोचा नहीं, अब तो मैं बाहर निकलूंगी, चाहे कैसे भी हो, चाहे कैसे भी रहूं, मैं बाहर निकलूंगी इस चीजों से। शक्तिशालिनी से संपर्क करने से पहले आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था? कि आपने एक तरफ आप सोच रहे थे कि मैं अपने घर से निकलूं, आगे वाली जिंदगी के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता है कि मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, किस तरह का सपोर्ट मिलेगा, साथ में एक बच्चा भी है। तो किस तरह की क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आई? और ये हुआ था कि मैम ने मुझे सब कुछ बता रखा था कि आप केस लड़ना चाहोगे तो लड़ेंगे, फिर आपको आगे स्किल्स भी सिखाई जाएगी, आप आगे बढ़ोगे। ऐसे नहीं है कि आप पीछे जाओगे, आप आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप जो जिस जिंदगी में दब चुके हो ना, वहां से आप आगे बढ़ोगे। तो इसकी वजह से आप वहां से निकलोगे तभी ये हो पाएगा। और वहां से निकलने में भी मुझे बहुत तकलीफ हुआ, पर मैंने कैसे भी करके वो लड़के वहां से निकली हूँ मैं बाहर। तो जैसा आपने शेयर किया कि आपको सब कुछ आपके राइट्स के बारे में, आगे क्या स्टेप्स लेने हैं उसके बारे में बताया गया, तो आपका शक्तिशालिनी से संपर्क कैसे हुआ? मुझे उनका शेल्टर होम प्रोवाइड किया था शक्तिशालिनी का। जब शक्तिशालिनी का शेल्टर होम प्रोवाइड किया था मुझे, तो मैं पहले बार ऑफिस में तो नहीं पहुंच पाई थी, लेट हो गई थी, तो मुझे सीधा शेल्टर होम लेके गए थे। तो वहां से मैम ने छोड़ते हुए बोला कि आप मंडे के दिन, मैं उस टाइम फ्राइडे की शाम को आई थी, तो उन्होंने बोला मंडे को आप काउंसलर से बात होगी आपकी, और उसके बाद आपको जो भी करना है आगे का देखेंगे उस टाइम। तो मैंने बोला चलो ठीक है। पर जब मैं मंडे को आई थी तो मैम भी शायद आई थी, तो उन्होंने बोला कि फोन पर बात हुई थी उनसे, जागोरी संस्था वालों से, दीपिका मैम से बात हुई थी कि आप अगर अपना केस शक्तिशाली से लड़वाना चाहते हो या फिर जागोरी से, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि अगर आप एक संस्था में जुड़ रहे हो, अगर एनजीओ में ही रह रहे हो शेल्टर होम में, तो वहीं से सारा आपका काम होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ से फिर वहाँ आपको आना पड़ेगा हमारी ऑफिस पर, और ये काम यहाँ पे होगा। तो इस वजह से मैंने फिर शक्तिशाली से ही सब कुछ आगे करने की सोची। शक्तिशालिनी में आने के बाद आपको किस तरह से सहायता मिली? मुझे शक्तिशाली में बहुत ही सपोर्ट मिला। पहले तो मैं जब आई थी तो बहुत टूट चुकी थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं ये सोच रही थी कि मैंने अपना घर छोड़ दिया, मेरा बेटे का आगे क्या होगा, मैं आगे कैसे करूंगी। तो 2-4 दिन तो मैं उसमें से ही निकलने में से ही वो रही, टूटी सी थी। पर वहाँ पर कम्युनिटीज में मैम थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, राजेश्वरी मैम थी वो, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मुझे सहारा दिया। फिर शेल्टर होम में अलग-अलग स्किल सिखाई जाती हैं, जैसे कि कंप्यूटर क्लास है, पार्लर है, सिलाई काम है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर घूमने को, बैठने को मौका मिला, थोड़ा-सा मन बहला, लोगों से बातचीत करके थोड़ा-सा मन अच्छा होने लगा, धीरे-धीरे बातचीत हुई। तो उससे ये होता है कि जो पिछली ज़िंदगी है वो थोड़ी-थोड़ी सी भूलने लगता है इंसान, और आगे बढ़ने की सोचता है कि नहीं, बहुत सारी स्किल्स है हमारे पास आगे बढ़ने के लिए, तो हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। हम अपने बच्चे की लाइफ को, अपनी लाइफ को थोड़ा-सा आगे बढ़ा के सिक्योर करेंगे इन चीज़ों से। क्या कोई ऐसा एक पल या एक ऐसा मोमेंट कि जब आपको लगा हो कि अब
मैं अकेली नहीं हूँ, अब मेरे साथ एक सपोर्ट है, कुछ लोग हैं जो मेरे जर्नी को जानते हैं। तो आपको वो अकेलापन महसूस ना हुआ हो, आपको लगा हो कि मैं अब थोड़ा सेफ फील करे। तो ये तब हुआ था कि जब मैं स्टार्टिंग में जब आई थी तो शक्तिशाली का जगमग मेला था उस टाइम, फर्स्ट टाइम। तो वहाँ पे जितने भी रेसिडेंट होते हैं उन लोगों को कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें पार्टिसिपेट करने को मौका देती है कि अपने लिए जी रहे हैं वो लोग। तो मुझे उस टाइम मैं भी कुछ पार्टिसिपेट कर रही थी, तो मैंने रिसेप्शनिस्ट पर बैठने को सोचा, क्योंकि थोड़ा-सा ये था कि पढ़े लिखे हैं तो वो चीज़ कर लें हम। तो वहाँ पर बैठे थे अचानक से, और सब अपने-अपने काम पर थोड़े से मेले को एन्जॉय कर रहे थे ये। तो अचानक उसी टाइम मेरे हस्बैंड आ गए, तो उस टाइम मैं बहुत डर गई। मैंने बोला ये यहाँ कैसे आ गए? मेरे सामने ही अचानक से खड़े हो गए। पर हमारी कोऑर्डिनेटर जो थी ज्योति मैम, तो वो मेरे पास में बैठी थी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और राजेश्वरी मैम मेरे बाजू में बैठे थे। तो उन्होंने बोला, कैसे डर रहे हो? मैंने बोला मैम मेरा हस्बैंड है। तो बोला कोई बात नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो, उन्हें रहने दो। फिर मैंने जब ज्योति मैम से बोला, मैंने बोला मैम मेरे हस्बैंड यहाँ आ चुके हैं, तो अब मैं क्या करूंगी? ये तो मुझे कुछ या तो हार्म पहुंचाएंगे या लेके चले जाएंगे। तो उस टाइम मुझे इतना सपोर्ट मिला कि मैं ये सोच रही थी कि बस मेरे मम्मी पापा ही हैं जो मेरे, जैसे इन लोगों ने मुझे सहारा दे दिया एकदम से। एक तो उस टाइम सीधे ही आगे आकर मोनिका मैम ने रोक लिया उन्हें, और भारती मैम ने, दोनों ने मेरे हस्बैंड को अंदर तो आने ही नहीं दिया, वहीं रोक लिया। और मुझे इतना सपोर्ट मिला कि मुझे पीछे की साइड से अंदर के वाले रूम में पूरा चैनल गेट को लॉक कर दिया। मुझे सेफली, मुझे और मेरे बेटे को अंदर सेफ कर दिया। और फिर मेरे हस्बैंड को वहां से इन लोगों ने निकाल दिया कि आप अंदर नहीं आ सकते हो। तो मुझे इतना उस टाइम इतना सपोर्ट मिला कि नहीं, यहाँ पे मैं बहुत सेफ हूँ, यहाँ पे मुझे कोई छू भी नहीं सकता मेरी मर्जी के अलावा। तो उस टाइम मैं बहुत ही दुखी भी हो गई, क्योंकि अचानक से वही इंसान 5-6 महीने बाद मेरे सामने सडनली आ गया। मेरा बेटा, मुझे लगा मेरे बच्चे को छीन के चला जाएगा या मुझे हार्म पहुंचाएगा। तो उस टाइम इतना मुझे सपोर्ट मिला, तो मैं बहुत हेल्पफुल थी उस टाइम। ये मैं बहुत थैंक यू करूंगी इन लोगों को कि बहुत सपोर्ट मिला है मुझे उस टाइम। और मैं उस टाइम अपने आप को सिक्योर मान रही थी कि नहीं, मैं एक सिक्योर जगह पर हूँ जहाँ पे मुझे कोई छू नहीं सकता। जैसे आपने बताया कि आपके साथ एक छोटा बच्चा भी था आपका, क्योंकि आप जब घर से निकले, आप अपने बच्चे को लेकर भी निकले थे। हाँ। क्या आप शेयर करना चाहोगे कि घर में जब इस तरह का हिंसा का माहौल होता है तो बच्चे भी बहुत इसमें सफर करते हैं, बच्चों पे भी एक तरह का बहुत इम्पैक्ट प्रभाव आता है उस चीज का। तो ऐसी क्या चीजें थी जो आप अपने बच्चे के लिए देख पा रहे थे, और आपको फिर ये सपोर्ट लेने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट्स दिखे अपने बच्चे के अंदर? मेरा बच्चा भी एग्रेसिव हो गया था। वो भी जैसे ही जगह में रहते, माहौल में रहते, वैसे माहौल में ढल जाता है मान लो। तो चप्पल फेंक के मारना, गुस्सा करना, कुछ भी उठा के फेंक कर मारना। तो उसके मतलब बहुत एग्रेसिव हो गया था वो भी। तो उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता था उस टाइम। तो वो कुछ चीजों को समझ नहीं पाता था। कुछ भी कोई बोलता था, चप्पल उठा के मार दिया, कुछ भी हाथ में आया फेंक के मार दिया, काट लिया। इतना एग्रेसिव भर चुका था उसमें। तो वहां पर, और जब मैं यहाँ पर आई तो मेरे बच्चे में बहुत सपोर्ट मिला। उसने धीरे धीरे यहाँ पर उस पर भी काम हुआ। तो उसका एग्रेसिव बहुत कम हो गया, बहुत शांत है। वैसे बातें शांत से सुनता है, समझता है, अब सब कुछ करता है। तो पहले जो लाइफ थी उससे थोड़ा बेटर है मेरा बेटा, क्योंकि पहले वो कुछ समझने को रेडी नहीं था। एग्रेसिव इतना हो जाता था ना कि बस कुछ सुनने को ही राजी नहीं था, कुछ भी नहीं सोचता था, बस मारो काटो और ऐसे ही करता था, क्योंकि उसी चीज में उसने देखा। तो उसकी वजह से बहुत सपोर्ट हुआ कि मेरा बेटा भी थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से अब बहुत अच्छे तरीके से अब रह रहा है। इस सफर में आपने अपने भीतर कौन सी ताकत महसूस की? हाँ, मैंने ये ताकत महसूस की कि हम औरतें हैं ना, बहुत जल्द ये नहीं सोचते कि हम अपने लिए लड़े। वो ये सोचती है कि हमारा घर है, परिवार है, हम इसे जल्दी ना छोड़ें। कोई बात नहीं, आज मार दिया, प्यार तो कर ही रहा है ना, आज मार दिया, प्यार तो कर ही रहे हैं ना।
बस ये सोच कर हम अपने आप को दबा देती है और आगे नहीं बढ़ती है। पर वो प्यार नहीं होती, हिंसा ही होती है। अगर एक बार हुई ना, तो बढ़ती ही जाएगी, ना रुकने का नाम नहीं लेती वो फिर। बस एक सपोर्ट ऐसा होता है हमारे साथ कि वो हिंसा फिर आगे बढ़ने को थोड़ा-सा डरती है कि उसके आगे मेरे पर क्या होगा? जब तक नहीं बोलोगे तब तक वो करते ही रहेंगे ये चीज़ें। अब मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी स्थिति में, एक हिंसा वाली स्थिति में फंसी दूसरी महिलाओं के लिए या दूसरे और लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं दूसरी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि सहेलियाँ पर अब मत सहो, क्योंकि जितना सहोगी उतना सहना ही होगा आपको। इसलिए इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और इसके खिलाफ भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको सहते रहेंगे तो सामने वाले की हिंसा बढ़ती रहेगी। अगर हम अपने आप को थोड़ा-सा हिम्मत करके उस जगह से निकाल कर उस हिंसा के खिलाफ लड़ेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति पर भी थोड़ा-सा असर होगा इस चीज़ का कि नहीं, ये चीज़ मैंने गलत की है कहीं न कहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम दूसरों पर हिंसा करते हो, तो तुम पर कोई हिंसा करे तो तुम्हें भी वो दर्द होगा, ये नहीं सोचता इंसान। उस टाइम बस उसके सर पर यही होता है हिंसा करना। और हिंसा सहने वाला ये सोचता है कि कोई बात नहीं, आज कर दी कल खत्म हो जाएगी, पर उसके खिलाफ लड़ो। एक बार लड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। बस यही कहना है मेरा। और जो महिलाएं मदद मांगने से ही डर रही हैं कि चाहती तो है हेल्प मांगना, बट हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, मदद मांगने से ही डर रही हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे? देखो, डर तो सबको लगता है, हर चीज का थोड़ा थोड़ा डर होता है। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो थोड़ा सा डर के आगे निकलकर अपना हौसला बढ़ाओ, उससे आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ोगी तो अपने रास्ते खुद ब खुद निकल जाएंगे। वहां बैठने से कुछ नहीं होगा और मार पिटाई और वही सहोगी तुम। तो आज आपके लिए सुरक्षित होना और पहले से बेहतर जिंदगी जीना क्या मायने रखता है? मेरे लिए मायने रखता है कि जैसा मुझे सपोर्ट मिला है, उसके बाद मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ और जो मैंने सहा है, अब मैं जहाँ वापस भी गई हूँ, तो वो इंसान हाथ उठाने से पहले सोचता है कि नहीं, ये करूँगा तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि ये पहले कर चुका हूँ, तो अगर आगे मैं ये चीज़ करूँगा, तो या तो ये मुझसे अलग हो जाएगी और या फिर मैं अकेला रह जाऊँगा। तो ये चीज़ भी है, उन्हें भी देखना है कि अगर हिंसा करनी नहीं है, अगर हिंसा करोगे तो फिर उसका भुगतान भी देना पड़ेगा। यही है। क्या वो जानते हैं कि अब आप पहले से ज्यादा अब हिंसा के लिए क्या आपके राइट्स हैं, आप क्या कर सकते हो? क्या वो उन राइट्स को जानना एक हिम्मत देता है आपको? हाँ, बहुत हिम्मत देता है, क्योंकि पहले मैं इन चीज़ों को नहीं जानती थी, तो मुझे नहीं पता था। मैं वही घर परिवार के चक्करों में फँसी रही। पर जैसे ही मैं शेल्टर होम में आई, शक्तिशालिनी में आई, शक्तिशालिनी से मुझे जानने को मिला कि हमारे राइट्स क्या है, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम इन ये चीज़ हमारे ऊपर सही नहीं है, ये गलत है। तो ये सब जानने के बाद बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आगे हम कैसे बढ़े और इन चीज़ों को अब आगे ना सहे, ये चीज़ है। मैं जानना चाहूंगी कि आपकी पूरी जर्नी में, पूरी यात्रा में शक्तिशालिनी की भूमिका को अगर आपको एक वाक्य में बताना हो, तो आप क्या बोलेंगे? अ, जैसे वायलेंस सहने के बाद वायलेंस जैसे नहीं होता, फिर मारपीट ही होता है, अब्यूज वर्ड है, फिर मानसिक हिंसा भी है, फिर कुछ भी तरीके का हो सकता है। तो ये सारी वायलेंस से बाहर निकालने का और हमें आगे बढ़ने के लिए जो हमें प्रोत्साहित करती है कि इन चीज़ों को सहना नहीं है, उसमें शक्तिशालिनी को मैं ये कहूँगी कि लाइफ़लाइन है वो, हम औरतों के लिए। खास करके जो सर्वाइव कर रही है अपनी ज़िंदगी में, उनके लिए लाइफ़लाइन है। बस एक एक ये है कि एक फ़ोल कॉल करके आप अपनी लाइफ़ को बचा सकती हो, आगे बढ़ सकती हो, कुछ न कुछ कर सकती हो अपनी लाइफ़ में। और कुछ शेयर करना चाहेंगे आप जो आपको जरूरी लगता हो? बस ये है कि मेरा ये कहना है कि जैसे बहुत सी लोगों को ये पता नहीं होता है इन चीज़ों के बारे में कि एनजीओज़ भी हैं। मैं भी ऐसे सोचती थी कि टीवी शोज़ में आता है, सीरियल्स में आता है, होते होंगे, पर पता नहीं था होते हैं।
पर जब मेरी सिस्टर ने मुझे बात की, उन्होंने मुझे ये शेल्टर होम प्रोवाइड करवाया, एनजीओज़ में मिलवाया, तब जाके मुझे पता चला कि नहीं ये चीज़ें होती है। तो कई-कई महिलाओं को नहीं पता होती है कि ये चीज़ें होती है। बस मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को ये पता चले, हेल्पलाइन नंबर पता चले, एक बार अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को सोचे, उन चीज़ों से निकले वो, ताकि वो जितना भी सर्वाइव कर रही है, तो उससे भी आगे बढ़कर वो अपनी लाइफ को और ज़्यादा अच्छे से गुज़ार सकती है। थैंक यू सो मच सारा। आपने इन सभी प्रश्नों का बहुत ही ब्रेव तरह से रिस्पॉन्ड किया और ये जानते हुए भी कि वो जर्नी कितना डिफिकल्ट था, आपने हेजिटेट नहीं किया, आपने हेल्प ली, आप आगे बढ़े और फाइनली आप अपने लिए अब ये लाइफ आपने खुद से ये लाइफ अपने लिए बनाई है जिसमें कोई किसी भी तरह का कोई थ्रेट नहीं है, आप सेफ फील कर रहे हो, आपका बच्चा सेफ फील कर रहा है। तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये था कि पहले जब होता है ना जो इंसान है उसको डर नहीं होता, पर अब इंसान को डर है कि नहीं, एक सपोर्टिव जगह से वापस आई है, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए अब। तो वो चीज़ सही है कि इंसान चलो सुधरने पर भी है और ये चीज़ें जान भी गया है कि राइट्स क्या है वुमेन्स के। थैंक यू सो मच ज़ारा, हमारे साथ बात करने का टाइम निकालने के लिए। इतनी दूर से आज आप आए हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम। मच। वेलकम।